अमाल, इनका जन्म 1897 में हुआ था और इनकी डेथ 1984 में हुई थी। शी वॉज एन इंडियन बॉटनिस्ट, वो एक इंडियन बॉटनिस्ट थी। बॉटनिस्ट मतलब ऐसे साइंटिस्ट जो प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। बॉटनी एक इस साइंस को बोलते हैं जिसमें हम प्लांट लाइफ की स्टडी करते हैं। सो शी डेडिकेट मतलब कि किसी भी रीजन में प्लांट की कितनी डाइवर्सिटी है, कितने टाइप्स हैं, राइट, उसको स्टडी करना। सो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सभी प्लांट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में। डॉक्यूमेंट करना मतलब लिखना, उसको रिकॉर्ड करना, और प्रिजर्व करना मतलब बचा कर रखना। शी प्लेड अ की रोल इन द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किसमें, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट में। ये क्या है इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी इनके बारे में जानते हैं। एज द हेड ऑफ द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, शी इनिशिएटेड प्रोग्राम टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। हमारे देश में एक सरकारी संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये सारे प्लांट्स की जो बायोडाइवर्सिटी है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और उसको प्रिजर्व करती है। प्रिजर्व करना मतलब सेव करके रखती है। सो जब जानकी अमाल जी इस इंस्टीट्यूट की हेड बनी थी तब उन्होंने प्रोग्राम्स चलाए थे जिसमें उन्होंने प्लांट की डाइवर्सिटी को रिकॉर्ड करना, डॉक्यूमेंट करना यानी लिखना इनिशिएट किया था, मतलब शुरुआत की। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। ये सक्सेस स्टोरी है, देखते हैं। दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ अ फॉरेस्ट इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला के एक डिस्ट्रिक्ट पलक्कड़ की ये कहानी है, ये रियल स्टोरी है। इट इज अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ अ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। The now famous Silent Valley was saved by a remarkable movement led by common people who were not even residing in the vicinity of the forest. The battle against the proposal of hydroelectric dam across the Kuntipuza River persisted for 10 years. देखो, यहाँ जो आसपास लोग रहते थे साइलेंट वैली के आसपास, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बन रहा था। डैम यानी कि बांध कुंती पूजा के ऊपर बन रहा था। अब ये जो डैम बनता तो इससे क्या होता, बिजली उत्पन्न होती, बिजली बनती। लेकिन इसके लिए बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ता, जंगल को काटना पड़ता, जिसकी वजह से उसमें जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, जो एनिमल्स रह रहे हैं उस जंगल में, उनको भी नुकसान होता और हरियाली भी खत्म होती, फॉरेस्ट को भी नुकसान होता। इसके लिए जो उसके आसपास भी नहीं रहते थे लोग, ऐसे लोग भी मिलजुल कर उन्होंने एक मूवमेंट या आंदोलन किया, रेसिस्ट किया कि ये डैम नहीं बनाना चाहिए। और ये मूवमेंट 10 सालों तक चला। At that time, people used all possible available means such as widespread awareness program, letters to editors, articles in newspapers, seminars, petitions and appeal in court. The movement was successful in saving the Silent Valley. So जब ये मूवमेंट चल रहा था उस वक्त लोगों ने बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम किए, मतलब लोगों में जागरूकता फैलाई, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखवाए, कोर्ट में पिटीशन दी कि किसी तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है उसको रोक दिया जाए। फाइनली ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ था। सो अभी जो हमने जानकी अमाल के बारे में पढ़ा, उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था साइलेंट वैली मूवमेंट में। सो आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मतलब उनके आसपास का एरिया। अब प्लांट और एनिमल्स अपने आसपास के एरिया के हिसाब से कैसे रहते हैं, कैसे खुद को ढालते हैं, ये जानेंगे। सो यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग नेचर वॉक दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन टेबल 2.5। आपने पहले टेबल बनाई थी, पिछले पार्ट में हमने देखा, वहां पर हमने अलग अलग जानवर कैसे मूव करते हैं, कौन से बॉडी पार्ट्स को यूज करते हैं, वो लिखा था। डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल्स डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग। क्या जो इनकी मूवमेंट है, इनके आसपास कैसा सराउंडिंग है, कैसा वातावरण है, इस पे डिपेंड करता है? तो हाँ, बिल्कुल करता है। हमने फिश का देखा था कि वो पानी में रहती है, वो अलग तरीके से मूव करती है। मेंढक यानी फ्रॉग को देखा था, वो जंप करता है, हॉप करता है ना। सो लेट अस कंसीडर फिश एंड गोट एज एग्जाम्पल। हम यहाँ पर फिश और गोट का एग्जाम्पल देखते हैं। फिश लिव इन वाटर, फिश पानी में रहती है। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड फिन्स फॉर मूवमेंट इन वाटर। आप 2.a फिगर में देख सकते हैं, यहाँ कुछ एनिमल्स की बॉडी पार्ट्स दिए गए हैं जो मूवमेंट में यूज करते हैं। सो फिश जो है वो फिन्स का यूज करती है पानी में मूव करने के लिए, और इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन मतलब एक अलग तरीके से बना होना, आगे से पतला होता है, फिर बीच में चौड़ा स्पेस होता है और पीछे भी पतला होता है। सो ये बॉडी, ये जो शेप है, इनको हेल्प करती है पानी में इजिली मूव करने में। और ये जो पंख जैसे दिख रहे हैं, इनको हम फिन्स कहते हैं। नाउ गोट्स लिव इन ग्रासी एरियाज एंड मूव विद हेल्प ऑफ लेग्स। गोट्स जो है, बकरी, वो लैंड पे रहती है, वो पानी में नहीं रहती। ग्रासी एरिया मतलब जहां घास होती है वहां पर मूव करती है और अपने लेग्स का यूज करती है। इसका मतलब द साइज एंड शेप्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर। सभी एनिमल्स के साइज, शेप, ये सब अलग अलग होते हैं। एक्टिविटी देखते हैं। लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज। क्या करना है यहाँ? लुक एट टेबल 2.6, रिक्रिएट अ सिमिलर टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड।
हमें एक टेबल क्रिएट करना है। लिस्ट द नेम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यू और योर क्लासमेट हैव ऑब्जर्व्ड इन दीज रीजन्स और ऑलरेडी नो अबाउट। अ फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, यू कैन ऐड मोर। हम नेक्स्ट टेबल देखते हैं। यहाँ दिया गया है एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग। इसे हमें कंप्लीट करना है कि अलग अलग सराउंडिंग, अलग अलग रीजन में कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। सो पहला यहाँ सीरियल नंबर में इन द डेजर्ट, डेजर्ट में कौन कौन से पाए जाते हैं? कैमल यानी ऊंट। फिर ऑन माउंटेन, माउंटेन पे कौन से प्लांट या एनिमल होते हैं? तो यहाँ प्लांट दिया हुआ है देवदार ट्री। ठीक है, देवदार ट्री देखा जाता है पहाड़ी एरिया में। इन द ओशन यानी जो समुद्र होता है, सागर में क्या देखी जाती है? फिश, है ना। फिर इन द फॉरेस्ट, जंगल में लायन। एनी अदर, और कोई कैटेगरी है? तो मैंने यहाँ एक लिखा है लैंड एंड वाटर, जो दोनों जगह रह सकते हैं। हमने पढ़ा था पिछले पार्ट में एम्फीबियंस, तो उसका एग्जाम्पल हो गया फ्रॉग। ऐसे ही अब हमें खुद करना है एनी अदर, तो मैंने यहाँ लिया है मंगूज। मंगूज जो है वो डेजर्ट में रहते हैं। फिर माउंटेन के लिए मैंने लिया है स्नो लेपर्ड। यहाँ पर स्नो लेपर्ड आप देख सकते हैं, ये माउंटेन्स रीजन में रहते हैं। फिर इन द ओशन, ओशन यानी समुद्र में एक और एग्जांपल देना है। फिश दिया हुआ था तो वेल लिख लिया मैंने यहाँ, ये भी फिश की कैटेगरी है, वेल। ठीक है। फिर इन द फॉरेस्ट, लायन की जगह हमने टाइगर लिख दिया। ठीक है, टाइगर भी आप जंगल में देखते हैं। फिर लैंड और वाटर दोनों जगह पे रहने वाले और कोई सी जीव, तो टर्टल लिखा मैंने यहाँ। फिर नेक्स्ट मैंने लिखा कैक्टस, ये डेजर्ट में मिलते हैं। फिर माउंटेन्स के लिए जूनिपर्स, इस तरीके के प्लांट होते हैं कोनिकल, तो ये माउंटेन रीजन में मिलते हैं। क्रोकोडाइल, ये ओशन में मिलते हैं। फॉरेस्ट में फॉक्स, लोमड़ी मिलती है। और भी बहुत सारे जानवर, ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं ना। फिर सैलामेंडर्स, इस तरीके की आप छिपकली जैसा एक जीव देखेंगे जो कि पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। नाउ व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजन्स? डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट्स। आपने जो भी अभी पढ़ा, टेबल क्रिएट किया, अलग अलग सराउंडिंग में अलग अलग प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया वो आपको डिस्कस करना है। So you might observe from table 2.6 that plants and animals found in one kind of region are different from those found in other kind of region। हमने ये ऑब्जर्व किया कि एक सराउंडिंग, एक जैसे एरिया में पाए जाने वाले जो जीव हैं, पौधे हैं, वो दूसरे एरिया में पाए जाने वाले प्लांट से, एनिमल से डिफरेंट होते हैं। ड्यूरिंग डिस्कशन इन क्लासरूम, जब ये डिस्कशन क्लासरूम में चल रही है तो बच्चे आपस में क्या शेयर करते हैं वो हम रीड करेंगे। Alex recalls that he observed cactus plant with thick and fleshy stem in the desert of Rajasthan, figure 2.9। ये फिगर आप देख रहे हैं, cactus with thick and fleshy stems in a desert। So Alex ने कहा कि उसने राजस्थान में इस तरीके के कैक्टस प्लांट्स देखे थे जो बहुत थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और इनके अंदर फ्लैशी मतलब कि बहुत ज्यादा जेली टाइप का मटेरियल होता है। नाउ Maya shares that she saw deodar trees in the Himalayas of Himachal Pradesh, figure 2.10। माया कहती है कि उसने हिमाचल प्रदेश में माउंटेन रीजन में इस तरीके के देवदार ट्री देखे थे। इनका शेप कैसा है? ट्राइंगल जैसा, कोनिकल शेप है। These trees are conical in shape and have flexible and sloping branches। इनकी जो ब्रांचेस हैं वो स्लोपिंग है, मतलब ढलान जैसी है, दोनों तरफ से नीचे की तरफ ढल रही है ना, झुकी हुई हैं। Notice that these two types of plants found in different regions are different। ये दो तरीके के प्लांट दो रीजन में पाए जाते हैं, एक डेजर्ट में जहां रेत ही रेत है, पानी की कमी है, और एक माउंटेन रीजन में, है ना। These are different from each other। Why is it so? ऐसा क्यों है? Why does the biodiversity of a region vary from other? Let us find out। So ऐसा क्यों है कि कैक्टस जो है वो जूसी, फ्लैशी, मतलब बहुत ज्यादा उसके अंदर जेल है, और इधर माउंटेन में देख रहे हैं अलग तरीके के ट्री हैं। हम यहाँ प्लेन एरिया में देखते हैं तो ऐसे ट्री तो नहीं मिलते, कोनिकल ट्री, है ना। शो के लिए लगाए हैं वो अलग बात है, नेचुरल जो ट्री है वो दूसरे तरीके से होते हैं। सो ऐसे डिफरेंसेस क्यों है, इन्हीं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन डेजर्ट। डेजर्ट मतलब होता है मरुभूमि, जहां पर पानी की बहुत कमी होती है। ठीक है, लिटिल वाटर अवेलेबल, बहुत कम पानी होता है। अ हॉट डेजर्ट इज टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। डेजर्ट जो होता है दिन में बहुत गर्म होता है सूरज की रोशनी की वजह से, और शाम को बहुत ठंडा होता है क्योंकि सूरज नहीं होता है। तो ये डेजर्ट का क्लाइमेट है। Therefore you will find plants and animals in these areas that can tolerate and survive both the hot conditions during the day and cold
कोल्ड कंडीशंस एट नाइट। सो इसीलिए डेजर्ट में आप ऐसे प्लांट्स देखेंगे जो दिन में हॉट कंडीशंस, जो हॉट टेम्परेचर है उसको भी झेल जाएं और रात का जो कोल्ड कंडीशन है उसको भी बर्दाश्त कर लें। सो द fleshy stem of plants found in desert can store water and help them tolerate that hot condition in these places. So आपने कैक्टस के बारे में पढ़ा, ऐसा ये एलोवेरा प्लांट होता है। सो ये देखिए इसमें कितना जेल दिख रहा है ना। सो इतना ज्यादा वाटर ये खुद में स्टोर कर लेते हैं कि दिन में जब बहुत गर्म टेम्परेचर होता है तो भी ये बर्दाश्त कर लेते हैं। ये लिक्विड इनको जिंदा रखता है। नाउ the mountains in extremely cold regions experience frequent snowfall. जो माउंटेन होते हैं एरियाज बहुत ऊंचे होते हैं, वो कोल्ड रीजन्स होते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है। स्नोफॉल मतलब बर्फ का गिरना। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशन सम ऑफ ट्रीज हैव एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ इजिली। इसीलिए यहाँ जो आप पेड़ देखेंगे इस तरीके से झुके हुए हैं दोनों तरफ से। क्यों? ताकि इनके ऊपर जो बर्फ है वो अपने आप ही नीचे फिसल कर गिरती रहे। Conical shape and sloping branches of deodar trees enable them to do so easily. So ये जो slides बनी हुई हैं इनकी branches में, इससे आसानी से देवदार ट्री में बर्फ नीचे की तरफ फिसल जाती है। You must have understood by now that the biodiversity varies from region to region because of diverse condition. तो अभी तक आपने ये जान लिया होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है मतलब किसी भी रीजन के प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं अलग अलग कंडीशन में। ठीक है, आगे हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे। लुक एट द इमेजेस ऑफ कैमल फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान, फिगर 2.11। इस वाले फिगर में अ कैमल लिविंग इन द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान, ये गर्म जगह का जो डेजर्ट है वहां पर ये कैमल पाए जाते हैं। एंड अ कैमल फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, फिगर 2.12। और ये वाली जो फिगर है इसमें ऐसा कैमल है जो लद्दाख, जो कि ठंडी जगह है, वो कोल्ड डेजर्ट है, वहां पर पाए जाते हैं। दोनों में देखिए कितना डिफरेंस है। What are the differences you observe between them? What advantages do these differences provide to these camels? अब है तो दोनों कैमल ही, लेकिन ये जो डिफरेंसेस है इन दोनों में वो क्यों है और ये डिफरेंसेस उनको कैसे मदद करती है उनके रीजन में रहने में, तो इसके बारे में हम आगे समझते हैं। So the camel in the hot desert has long legs with wide hooves. Alex shares that his grandmother told him that the long legs and wide hooves help these camels to walk on the sandy desert without sinking into the sand. So यहाँ पर पहले हॉट डेजर्ट वाले कैमल की बात की गई है। इसके लंबे लंबे पैर होते हैं जैसा आप देख सकते हैं, और इनके हूफ्स जो होते हैं इस तरीके से बने होते हैं क्योंकि जो हॉट डेजर्ट है वहाँ खाली सैंड ही सैंड, बालू बहुत ज्यादा, रेत है। सो उसमें चलते वक्त इनके पैर बालू में रेत में धंस ना जाए, अंदर दब ना जाए, इसीलिए इनके जो हूफ्स होते हैं पैरों के नीचे नाखून के पास का जो एरिया होता है वो इस तरीके का गद्दे जैसा बना होता है कि वो रेत पे चलते वक्त उसमें दबते नहीं हैं, बल्कि वो आसानी से चल पाते हैं। ऑन द अदर हैंड, द हाइट एंड लेग्स ऑफ camels in a cold desert are comparatively shorter than those found in hot desert. अब hot desert वाले camel के comparison में आप इधर देखिए, cold desert वाला जो camel है इसके पैर छोटे छोटे हैं। These short legs allow them to walk easily in mountainous region. क्योंकि ये माउंटेन रीजन में रह रहे हैं, पहाड़ ही पहाड़ है, पत्थर ही पत्थर हैं, तो ये छोटे पैर इनको आसानी से पहाड़ों पर चलने में मदद करते हैं। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एरिया के हिसाब से कौन सा सराउंडिंग है, कौन सा एनवायरमेंट है, उस हिसाब से चीजें बनी हुई हैं। आगे और देखते हैं। इन डेजर्ट्स फूड इज नॉट अवेलेबल इजली, कैमल स्टोर फूड इन देयर हम्प्स। देखो ये जो कैमल की पीठ पे ऊंचा सा हिस्सा दिख रहा है इसे हम हम्प कहते हैं। सो डेजर्ट में खाना आसानी से नहीं मिलता। डेजर्ट यानी मरुभूमि, जहां उपज खेती नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोल्ड डेजर्ट है तो वहां बर्फ ही बर्फ है, हॉट डेजर्ट है तो वहां रेत ही रेत है, पानी भी ज्यादा नहीं है। तो ये कैमल क्या करते हैं, एक बार खाना खाने के बाद उनसे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को, फैट्स को जमा कर लेते हैं अपने हम्प में। ये जो ऊंचा ऊंचा आपको बॉडी पे दिख रहा है इसमें ये जमा कर लेते हैं और बहुत दिन तक इस फैट को, इस न्यूट्रिएंट को यूज करके वो सरवाइव कर पाते हैं। सो रीड करते हैं। Camels in the hot desert have one hump each that helps them to survive during the scarcity of। तो hot desert के कैमल की पीठ पे एक हम्प होता है जिसमें वो जो न्यूट्रिएंट्स जमा करके रखते हैं, वो जब खाने की कमी होती है, स्कैरसिटी ऑफ फूड होती है, तब वो उसको यूज करके सरवाइव कर पाते हैं। वहीं कैमल इन कोल्ड डेजर्ट हैव टू हम्प्स ईच। जो ठंडी जगह पर कैमल होते हैं कोल्ड डेजर्ट में, उनके दो हम्प्स होते हैं। These two humps shrink in late winters because there is no much food available in
cold desert and they have to use food stored in their humps during that time. So winters में, ठंड के समय में, ठंडे डेजर्ट में, कोल्ड डेजर्ट में बर्फ जमी होती है, कुछ खाने को नहीं मिलता। सो ये जो खाना इन्होंने 2 हम्प्स में स्टोर किया होता है, ठंड के समय में आप देखेंगे कि इनके जो हम्प्स हैं कम हो जाती है इनकी ऊंचाई। क्यों? क्योंकि इसमें जो इन्होंने फैट स्टोर किया होता है उसको ये यूज करके सरवाइव करते हैं ठंड के समय में। मोर ओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक विच हेल्प देम सर्वाइव द कोल्ड विंटर्स ऑफ लद्दाख। और ये जो ठंडी जगह के कैमल है इसमें आप एक और चीज देखेंगे कि इनके गर्दन पे और सिर पे बाल निकले हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहां ठंड बहुत होती है। सो हेयर की मदद से इनको ठंड कम लगती है, इसलिए इनकी हेयर ग्रोथ है। और हॉट डेजर्ट के कैमल में आप ये नहीं देख पा रहे हैं, राइट? सो व्हाट अदर फीचर्स कैन हेल्प कैमल्स टू सर्वाइव इन द डेजर्ट? और ऐसी क्या चीजें हैं जो ये कैमल्स हॉट या कोल्ड डेजर्ट में सर्वाइव कर पाते हैं? तो यहाँ बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशन। बाकी के बच्चों ने भी बताया। काशी फ्रॉम राजस्थान सेज that camels excrete small amount of urine, their dung is dry and they do not sweat। तो काशी जो कि राजस्थान से है वो बताती है कि कैमल जो है यूरिन कम करते हैं। ठीक है, यूरिन कम करने की वजह से उनकी बॉडी से पानी का डिस्चार्ज कम होता है। और वही जो डंग होते हैं, डंग मतलब कि जैसे गाय का गोबर होता है वैसे ही जो वेस्ट मटेरियल कैमल एक्सक्रीट करते हैं वो बहुत ड्राई होता है। ठीक है, उसमें भी पानी की मात्रा बहुत कम उनके बॉडी से जाती है। एंड दे डू नॉट स्वेट, और उन्हें पसीना भी नहीं आता है। सो पानी बहुत कम वेस्ट हो रहा है उनकी बॉडी से। क्यों? क्योंकि वो पानी को स्टोर करके रखते हैं। सो एज कैमल डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। सो इन्हीं सब कारणों से, क्योंकि पानी कम वेस्ट हो रहा है इनकी बॉडी से, ये बिना पानी पिए भी बहुत दिन तक सरवाइव कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी माया क्या कह रही है। माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स रोडोडेंड्रन इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज। नीलगिरीज की जो पहाड़ियां हैं उसमें उसने रोडोडेंड्रन, ये रेड कलर के फ्लावर जो आप देख रहे हैं, इस प्लांट को देखा। हेयर रोडोडेंड्रन आर ऑफ शॉर्टर हाइट एंड हैव स्मॉलर लीव्स टू सर्वाइव थ्रू द हैवी विंड्स ऑन माउंटेन टॉप। माउंटेन की ऊंचाई पर, टॉप पर बहुत तेज हवा चलती है, उससे बचाव के लिए ये प्लांट्स बहुत छोटी हाइट के होते हैं। However, Pema, who is from Sikkim, mentioned that she has observed rhododendrons in the nearby mountains to be taller। लेकिन पेमा जो सिक्किम से है, यहाँ आप देखिए तो वहां के जो रोडोडेंड्रन के प्लांट्स हैं जिसमें ये फूल चमकते हुए आपको दिख रहे हैं, ये लंबे होते हैं। So even plants such as rhododendrons may exhibit different features in different regions to survive the condition of those regions। So अलग अलग रीजन की कंडीशंस को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिए हैं, इवन प्लांट्स ने भी, ताकि वो वहां पर सरवाइव कर सके। सागर टेल्स हिज क्लासमेट दैट ही वेंट टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स विद हिज पेरेंट फॉर अ स्पेशल इवेंट। ही सॉ huge whales and colorful fish in the ocean। His father explained that the streamlined body of fish makes it easier for them to swim in water। So सागर बताता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ अंडमान निकोबार गया था किसी काम से। समुद्र में उसने वेल मछली देखी, अलग अलग कलर की फिश देखी। तो उसके पापा ने बताया कि फिश की जो बॉडी होती है अलग तरीके की होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया था पहले। तो वो उनको पानी में तैरने में मदद करती है। तो ये भी क्या है, पानी के हिसाब से पानी में कैसे अच्छे से तैर सकते हैं, उन्होंने वैसी कंडीशंस को अडॉप्ट कर लिया है। वी हैव लर्न्ड दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन हैव स्पेशल फीचर्स दैट मेक देम फिट टू सर्वाइव देयर। The special features that enable plants and animals to survive in a particular region are called adaptation। इसी को हम adaptation कहते हैं, जब plants और animals किसी particular region में अपने आप को ढाल लेते हैं या वहां की चीजों को adopt कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं adaptation। Very important point। Okay, the shape of deodar tree and the height of the rhododendron are adaptation that enable them to survive in the mountainous region। So देवदार प्लांट का जो शेप है, ट्रायंगुलर शेप, या फिर रोडोडेंड्रन की जो हाइट्स हमने देखी सिक्किम में और शोला फॉरेस्ट में, ये सब एडेप्टेशन ही है जो उस रीजन में सर्वाइवल के लिए जरूरी है। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। सो हैबिटेट क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स जिस जगह पर रहते हैं उसे हम हैबिटेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल इज सी और द ओशन। हैबिटेट मतलब घर। सी टर्टल जो है उनका घर कहाँ है? वो समुद्र है, ओशन है। द हैबिटेट ऑफ कैमल इज हॉट और कोल्ड डेजर्ट। कैमल का हैबिटेट कहाँ है, घर कहाँ है? डेजर्ट, चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो चाहे हॉट डेजर्ट हो। एंड द हैबिटेट ऑफ रोडोडेंड्रन इज द माउंटेन्स। और रोडोडेंड्रन
कि जो फूल के प्लांट हमने देखे उनका घर कहाँ है, हैबिटेट कहाँ है, माउंटेन। सो हैबिटेट मतलब घर। द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड देम फूड, वाटर, एयर, shelter and other needs for their survival. Many types of plants and animals may share the same habitat. Habitat plays an important role in shaping the biodiversity of a region. So habitat एक घर की तरह होता है। जो भी प्लांट्स और एनिमल्स वहां पर रह रहे होते हैं उनको हैबिटेट से फूड, वाटर, शेल्टर यानी रहने की जगह सब कुछ मिलता है। प्लांट्स और एनिमल्स एक जगह पर ऐसा थोड़ी है कि एक ही प्लांट होता है या एक ही एनिमल होता है। बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स मिलकर एक हैबिटेट को शेयर करते हैं और वो वहां की बायोडाइवर्सिटी को बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें एक साइंटिस्ट के बारे में दिया है, सलीम अली। इनका बर्थ हुआ 1896 में और डेथ हुई 1987 ईयर में। ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स। इन्होंने पूरी इंडिया में ट्रेवल किया बर्ड्स की डाइवर्सिटी को जानने के लिए, विविधता जानने के लिए। ही प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेड देयर ट्रैवल रूट्स। उन्होंने बर्ड्स की जो ट्रैवल रूट है, चिड़िया कहाँ से कहाँ तक उड़कर जाती हैं, और उनके हैबिटेट की, उनके घर की, बर्ड्स कौन कहाँ कैसे रहती है, उनके हैबिटेट्स की लिस्ट भी प्रिपेयर की। ही रिकॉर्डेड द रीजन्स विच हाई डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स एंड टुक मेजर टू कंजर्व दीज रीजन्स। उन्होंने ऐसे रीजन्स, ऐसे एरिया पता किए जहां पे बर्ड्स की डाइवर्सिटी हाई है। डाइवर्सिटी मतलब विविधता बहुत ज्यादा है, और ऐसी जगह को उन्होंने प्रोटेक्ट करने का भी, कंजर्व यानी सेव करने का भी काम किया। सो केवलादेव नेशनल पार्क है भरतपुर राजस्थान में। नेशनल पार्क एक पार्क है या ऐसा जंगल का एरिया है जो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर देती है कि इसके अंदर कोई भी जाएगा नहीं और यहाँ जो जीव जंतु है इनको प्रोटेक्शन मिलेगा। सो केवलादेव नेशनल पार्क एक जगह है भरतपुर में, राजस्थान में पड़ती है ये। एंड रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी इन मांड्या कर्नाटका। कर्नाटका के मांड्या में एक ये बर्ड सेंचुरी है। बर्ड सेंचुरी मतलब बर्ड की प्रोटेक्शन के लिए कोई एक जगह है जिसका नाम है रंगनाथिट्टू। सो ये जगह जो है आर एग्जाम्पल्स ऑफ रीजन्स ही प्रिजर्व्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स है जो इन्होंने, सलीम अली ने प्रिजर्व किए, बचा कर रखे। ही रोट अ लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक्स ऑन बर्ड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी इंपॉर्टेंट बर्ड्स पाई जाती हैं उसके ऊपर इन्होंने 10 किताबें लिखी हैं। ही इज रेफर्ड एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ही वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 1976 ईयर। सो 1976 में इन्हें गवर्नमेंट का एक पुरस्कार, एक अवार्ड मिला जिसका नाम है पद्म विभूषण। ओके, अब आगे देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज यू कैन ग्रुप प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। हैबिटेट मतलब घर। घर के बेसिस पे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं एनिमल को और प्लांट को, ग्रुप कर सकते हैं। वन वे इज टू ग्रुप देम इनटू दोज दैट लिव ऑन लैंड एंड दोज लिव इन वाटर। तो एक तरीका तो ये है कि हम ऐसे बांट दें, जो एनिमल और प्लांट वाटर में पाए जाते हैं और जो एनिमल और प्लांट लैंड पे पाए जाते हैं ना। सो चलिए देखते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल to live in terrestrial habitat. Terrestrial मतलब land से related. Some examples are forest, deserts, grasslands and mountains. इन जगहों पर जो animals और plants रहते हैं उन्हें हम terrestrial animals कहते हैं। फिर the plants and animals that live in water are said to live in aquatic habitat. Some examples are ponds, lakes, rivers and oceans. तालाब, नदी या समुद्र, सागर, इन जगहों पर जो animals और plants रहते हैं उन्हें हम कहते हैं aquatic habitat में रहते हैं। Some animals such as frogs can live in water as well as on land. These are called amphibians. कुछ animals ऐसे होते हैं जो land में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। So उन्हें हम amphibians कहते हैं, जैसे कि frog. What would happen if the habitat of a plant or an animal is damaged? What would happen if a goat does not get grass to eat? Can a fish survive without water? क्या होगा अगर habitat destruction हो, मतलब रहने की जगह ही खत्म हो जाए, गोट को खाने के लिए ग्रास ना मिले, फिश को सरवाइव करने के लिए पानी ना मिले, तो क्या होगा। चेक विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर्स टू नो अबाउट द प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एनी अदर एनिमल दे यूज टू सी frequently in their childhood but do not see as often now. These changes often happens when habitats are damaged. So आप अपने बड़ों से जब बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपको कुछ ना कुछ ऐसे जीव या जंतु के बारे में बताएंगे जो जब वो छोटे थे तो बहुत आसानी से दिखते थे, लेकिन आज के समय में बहुत कम दिखते हैं। द डैमेज टू हैबिटेट
habitat of plants and animals results in loss of their homes, food and other resources. So डैमेज होने की वजह से प्लांट्स और एनिमल्स को उनका घर छीन जाता है, उनको खाना नहीं मिलता है. दिस लेड टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और इसके कारण बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है. नाउ आगे फैक्ट दिया है, डू यू नो द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव डिक्लाइंड इन इंडिया ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. सो ये नीचे बंगाल टाइगर, चीता और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आप ये देख पा रहे हैं, इनके हैबिटेट को ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बहुत नुकसान पहुंचा और इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी. फिर भारत की सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए जिससे कि वो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके. फॉर एग्जांपल, प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनिशिएटेड इन 1973 टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर. बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही थी तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, शुरुआत की 1973 में. फिर द चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 2022 में टू रीस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ चीता. चीता की पॉपुलेशन को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करने के लिए, अच्छा करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया. Similarly, habitats of great Indian bustard have been declared as protected areas in the state of Gujarat, Rajasthan and Maharashtra. Great Indian bustard इन 3 states में ज्यादा पाए जाते हैं, तो जहां जहां ये पाए जाते हैं उस जगह को गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया ताकि इनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके. नाउ आगे है ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिसे हम सेक्रेड ग्रुप्स भी कहते हैं. ये क्या होता है? सेक्रेड ग्रुप्स आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट. देयर साइजेस may vary from quite small to very large. Sacred groves are found all over India. They are home to different kinds of plants and animals, including numerous medicinal plants. Sacred groves एक फॉरेस्ट का ही एरिया होते हैं जो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं. ये पूरे इंडिया में पाए जाते हैं और इसमें बहुत सारे प्रोटेक्टेड एनिमल और प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे मेडिसिनल प्लांट यानी औषधीय पौधे जिनसे दवाइयां बनती है. These are protected by local communities and no one is allowed to harm any animals and cut trees in these groups or disturb the area. This way, sacred groves are a community protected treasure of biodiversity. So, sacred group जो local community वहाँ के लोग हैं वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनके द्वारा प्रोटेक्ट की जाती है और कोई भी उसके अंदर आके वहाँ के पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाए, एनिमल्स को नुकसान ना पहुंचाए, इसका ध्यान वो कम्युनिटी रखती है. तो इस तरीके से सैक्रेड ग्रुप एक ट्रेजर है, यानी खजाना है किस चीज का? बायोडाइवर्सिटी का, जो भी वहाँ एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनका. फाइंड आउट अबाउट द सैक्रेड ग्रुप्स इन योर रीजन. आप अपने रीजन में भी सैक्रेड ग्रुप्स का पता लगा सकते हैं. सो वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर आवर प्लैनेट इज फुल ऑफ लाइफ, हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव. सो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को ताकि हमारे प्लैनेट अर्थ पे एनिमल्स और प्लांट्स यानी बायोडाइवर्सिटी अच्छे से थ्राइव करें. So many questions are there. Let us just see one by one. Here are 2 types of seeds. What difference do you find among the roots and leaf venation of their plant? यहाँ पर 2 seeds दिए हुए हैं, 2 टाइप के, है ना. इनके लीफ के वेनेशन में क्या डिफरेंसेस है वो हमें बताना है. तो देखो, पहला वीट है, हमने चैप्टर में देखा था. वीट हैज फाइब्रस रूट एंड पैरेलल वेनेशन इन देयर लीव्स. वीट जो होता है उसकी लीफ में पैरेलल वेनेशन होती है और उसकी रूट कैसी होती है? फाइब्रस होती है. फिर है किडनी बीन्स यानी राजमा. इसकी जो रूट्स होती है वो टैप रूट्स होती है, मतलब एक मेन रूट होती है और साइड साइड में लेटरल रूट्स होती हैं. तो इसे हम बोलते हैं टैप रूट. एंड रेटिकुलेट वेनेशन होता है, इसके लीफ में एक जाल जैसा बनता है जिसे हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं. ओके. सेकेंड है names of some animals are given below. Group them based on their habitat. Write the names of aquatic animals in area marked as A. जो A वाला ये सर्कल है ये एक्वेटिक एनिमल के लिए है एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स इन एरिया मार्क्ड बी. बी वाला जो सर्कल है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल के लिए है. एंटर द नेम्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन बोथ हैबिटेट इन पार्ट सी. और जो सी है वो एम्फीबियन यानी जो दोनों जगह रह सकते हैं, लैंड पे भी या फिर एक्वेटिक यानी वाटर में भी रह सकते हैं. तो चलिए इनमें से जो नीचे नाम दिए गए हैं एनिमल्स की इनको हम छांट लेते हैं. तो हॉर्स टेरेस्ट्रियल, ये लैंड पे रहते हैं. डॉल्फिन ये एक्वेटिक पानी में रहते हैं. फिर फ्रॉग, फ्रॉग दोनों जगह रह सकते हैं तो हम सी वाले बॉक्स में लिखेंगे. शीप यानी भेड़, तो ये लैंड पे रहती है. क्रोकोडाइल ये दोनों जगह रह सकते हैं तो यहाँ लिखेंगे सी में. फिर स्क्विरल यानी कि गिलहरी, ये लैंड पे रहती है तो यहाँ लिखेंगे टेरेस्ट्रियल में. व्हेल पानी में रहती है एक्वेटिक, सो यहाँ लिखेंगे. अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म यानी कि केचुए, केचुए हम कहाँ लिखेंगे? लैंड पे. ठीक है, ये मिट्टी में ही रहते हैं, मिट्टी ही खाते हैं, राइट. सो ये यहाँ आ जाएगा. नाउ पिजन यानी कबूतर, ये लैंड पे रहते हैं तो यहाँ आ जाएगा टोर्टोइस. सो टोर्टोइस जो है वो भी
टेरेस्ट्रियल ही है, लैंड पे रहते हैं, उनको तैरना नहीं आता है ना। टर्टल जो होते हैं वो पानी में भी तैर लेते हैं और लैंड पे भी चल लेते हैं। तो इस तरीके से हमने डिवीजन कर लिया। अब आगे देखते हैं। मनुज मदर मेंटेन अ किचन गार्डन। मनु की जो मम्मी है वो किचन गार्डन मेंटेन करती है, मतलब वहां फल पौधे लगाती हैं। वन डे शी वाज डिगिंग आउट रेडिश फ्रॉम द सॉइल। शी टोल्ड मनु दैट रेडिश इज अ काइंड ऑफ रूट। एक दिन वो रेडिश को निकाल रही थी जमीन से, है ना, जो उन्होंने पौधे लगाए थे। तब उन्होंने मनु को बताया कि रेडिश एक रूट ही है, जड़ को ही हम खाते हैं। एग्जामिन अ रेडिश एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ रूट इट इज। व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन वुड यू ऑब्जर्व इन द लीव्स ऑफ रेडिश प्लांट। तो यहाँ पर आप रेडिश देख सकते हैं। सो रेडिश इज अ काइंड ऑफ रूट, ये खुद एक जड़ होती है, हम जड़ ही खाते हैं इसका, ठीक है। फिर इट हैज टैप रूट सिस्टम। देखिए यहाँ पर जो रेडिश है इसके मेन रूट ये क्या है, टैप रूट, और साइड साइड में स्मॉलर रूट्स निकली हुई हैं। तो ये टैप रूट सिस्टम होता है इसका। और रेटिकुलेट लीफ वेनेशन होता है। देखिए लीफ में जाल जैसा बना हुआ है, तो रेटिकुलेट लीफ वेनेशन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लुक एट द इमेज ऑफ अ माउंटेन गोट एंड अ गोट फाउंड इन द प्लेन। Point out the similarities and differences between them. What are the reasons for their differences? यहाँ पर हमें गोट्स की इमेजेस दी गई हैं। एक जो माउंटेन रीजन में पाई जाती है यानी पहाड़ी इलाकों में, और एक जो प्लेन रीजन में पाई जाती है। इसमें क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस हैं, आपको ये बताना है, और ये डिफरेंसेस क्यों है ये भी बताना है। तो देखिए, द बॉडी ऑफ माउंटेन गोट इज कवर्ड विद थिक व्हाइट फर विच कीप इट वार्म। जो माउंटेन रीजन की गोट है उसकी देखिए कितनी सारी एक थिक कवर है फर ऊपर बॉडी पे, है ना, बहुत सारे रोए हैं उसके। क्यों? क्योंकि ठंड ना लगे, ठंड से प्रोटेक्शन के लिए। द व्हाइट कलर इन द माउंटेन प्रोटेक्ट द माउंटेन गोट्स फ्रॉम प्रीडेटर। क्योंकि माउंटेन रीजन में बर्फ जम जाती है ना, तो बर्फ का कलर कैसा होता है, व्हाइट। और ये जो गोट है इनका कलर भी बिल्कुल व्हाइट होता है, ताकि प्रीडेटर, प्रीडेटर यानी शिकारी, शिकारियों की नजरों में ये गोट्स ना आ पाए, उनको ऐसा लगे दूर से देख के कि बर्फ ही है। तो इस तरीके से ये व्हाइट कलर इनको प्रोटेक्ट करता है प्रीडेटर से यानी शिकारी से। देयर आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल हूव्स विद पावरफुल forelimbs that help the goats move around the steep mountain slope without slipping। देखो इनके जो hooves होते हैं, पैरों के जो नीचे नाखून के पास का जो एरिया होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है और बहुत सॉफ्ट होता है, ताकि वो बर्फ पे आराम से चल पाए। और इनके पैर भी आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली जो प्लेन रीजन की गोट है उससे छोटे छोटे हैं ना, ताकि माउंटेन पे स्लिप ना करे और अच्छे से इनकी ग्रिप बने और चल पाए। सो रीजन फॉर द डिफरेंसेस, कारण पूछा है कि क्यों है ये डिफरेंसेस। माउंटेन गोट इज एन एनिमल दैट इज एडेप्टेड टू द कोल्ड एंड विंडी एनवायरमेंट ऑफ द माउंटेन। तो ये सारे डिफरेंसेस एडेप्टेशन की वजह से है, मतलब माउंटेन रीजन का जो एनवायरमेंटल कंडीशन होता है उसको कैसे झेलना है, तो गोट ने इस तरीके की बॉडी डेवलप कर ली है। Now next, group the following animals into two groups based on any feature other than those discussed in the chapter। देखिए हमने चैप्टर में बहुत तरीके से एनिमल्स की ग्रुपिंग की थी, उनके मूवमेंट के हिसाब से, कौन सी बॉडी पार्ट यूज करते हैं उसके हिसाब से, वो लैंड पे रहते हैं या टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, इस बेसिस पे। अब हमें इनके अलावा किसी और बेसिस पे जो नीचे एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, काउ, कॉकरोच, पिजन, बैट, टोरटोइज, व्हेल, फिश, ग्रासहोपर एंड लिजर्ड, इनको डिवाइड करना है। तो मैंने यहाँ पर एक कैटेगरी बनाई है, द एनिमल्स विच कैन फ्लाई एंड विच कैन नॉट फ्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर नेम लिखेंगे। पहला है काउ, तो ये नहीं उड़ते तो हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे, यहाँ गलत का। कॉकरोच उड़ते हैं, कॉकरोच नहीं उड़ते, मोस्टली कॉकरोच नहीं उड़ते, कुछ कॉकरोच की वैरायटीज है जो उड़ते हैं, लेकिन मैंने यहाँ रॉन्ग ही लगाया है। ठीक है, फिर पिजन यानी कबूतर, हाँ ये उड़ते हैं तो हम यहाँ सही लगाएंगे, यहाँ गलत। बैट भी उड़ते हैं यानी चमगादड़, यहाँ आप देख सकते हो, तो यहाँ पे सही लगाएंगे कि यस दे कैन फ्लाई, और यहाँ गलत लगाएंगे। नेक्स्ट है टोर्टोइस यानी कछुआ, तो ये फ्लाई नहीं कर सकते तो इधर टिक लगाएंगे। वेल, ये भी फ्लाई नहीं कर सकते, यहाँ टिक लगाएंगे। फिश, ये भी नहीं फ्लाई कर सकते। ग्रास होपर, यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये तो फ्लाई करते तो हम इधर टिक लगाएंगे। लिजर्ड यानी छिपकली, ये भी फ्लाई नहीं करती तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। ओके, आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ next question is, as the population grows and people want more comfortable lives, forests are being cut down to meet various needs. How can this affect our surrounding? How do you think we can address the challenge? जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग अपनी सुख सुविधाओं को बहुत ध्यान देने लगे हैं और उनके रहने के लिए घर चाहिए, जिस वजह से हम पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को क्लीन कर रहे हैं ताकि वहां पे नई नई बिल्डिंग्स बना सके। तो इसका क्या इफेक्ट होगा हमारे आसपास सराउंडिंग में, ये
बताना है और इससे हम कैसे डील कर सकते हैं ये बताना है। तो फॉरेस्ट जो हम कट करते हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। सो द कटिंग डाउन और बर्निंग ऑफ ट्रीज इन एन एरिया विदाउट रिप्लेसिंग द ट्रीज, इसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ सिर्फ कट कर रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं। अब रीजन क्या है इस प्रॉब्लम का? सो ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ अर्बनाइजेशन, कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा विच हैव बीन द मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में नए नए घर बनाने के लिए, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, शहर नए नए बन रहे हैं, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ये सब सुविधाएं देने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा हमारे सराउंडिंग में? डिफॉरेस्टेशन हैज मैनी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन आवर एनवायरनमेंट लाइक लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर एनिमल्स एंड क्लाइमेट चेंज। इसके बहुत सारे लॉस हो सकते हैं, जैसे कि अगर पेड़ कट जाएंगे तो जानवरों के घर छीन जाएंगे, उनसे वो लोग रहेंगे कहाँ पर, है ना। फिर द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन आर, हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि हम डिफॉरेस्टेशन को रोक सके? सो वी कैन प्लांट मोर ट्रीज। सो डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट होता है अफॉरेस्टेशन। ओके, सो अफॉरेस्टेशन दैट इज प्लांटिंग मोर ट्रीज। एंड एक स्ट्रिक्ट लॉ टू प्रिवेंट इलीगल कटिंग डाउन ऑफ ट्री, गवर्नमेंट को लॉज बनाने चाहिए स्ट्रिक्ट, जिससे कि अगर इलीगल तरीके से पेड़ों को काटा जा रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन के प्रॉफिट के लिए, तो उस पर कंट्रोल किया जा सके। देन स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का क्या महत्व है हमारी लाइफ में ये बताने के लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। देन रीयूज एंड रिसाइकल द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉरेस्ट, जो भी चीजें हम फॉरेस्ट से यूज कर रहे हैं, जैसे पेपर जो बनते हैं वो भी पेड़ों से बनते हैं, तो हमें जो भी चीजें फॉरेस्ट से मिल रही है उसे रीयूज करना चाहिए, एक बार यूज करके नहीं फेंक देना चाहिए, नहीं तो हर बार यूज के लिए हमें पेड़ काटने पड़ेंगे। तो रीयूज रिसाइकल, एक ही चीज को दोबारा से यूज करने को हम रिसाइकल कहते हैं। ओके, सो रीयूज और रिसाइकल करके हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द फ्लो चार्ट। यहाँ एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, व्हाट कैन बी एग्जांपल्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी का आंसर हमें बताना है। तो देखो, पहले प्लांट है, तो यस ये एक प्लांट है। डज इट हैव लीव्स, क्या इस प्लांट में लीव्स है? तो यस हाँ है। डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, क्या इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है? तो यस हाँ है। तो ऐसा कोई प्लांट बताओ जिसमें लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन हो। तो एग्जाम्पल है, ए में आ जाएगा हिबिस्कस प्लांट। हिबिस्कस के प्लांट में हमने देखा था चैप्टर में, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। अब वापस से देखते हैं, प्लांट है यस। डज इट हैव लीव्स, क्या उसमें पत्ते हैं? हाँ है। डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन? नो, अब नहीं है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन। तो क्या हो जाएगा? बनाना लीफ विद पैरेलल वेनेशन। बनाना प्लांट है, इसमें लीव्स भी होते हैं, लेकिन इसकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होते हैं, पैरेलल वेनेशन। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज आर्ग्यूज विद हिज फ्रेंड संजय दैट गुड़हल दैट इज हिबिस्कस प्लांट इज अ श्रब। व्हाट क्वेश्चंस कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन? राज अपने फ्रेंड संजय से आर्ग्यू कर रहा है, मतलब एक डिबेट कर रहा है कि गुड़हल का जो फूल है, यहाँ आप देख सकते हैं इसका प्लांट श्रब कैटेगरी में आता है। तो संजय क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है क्लैरिफिकेशन के लिए कि ये श्रब कैटेगरी में आता है कि नहीं? तो सबसे पहले आंसर में हम लिखेंगे श्रब क्या होता है। Shrubs are medium sized plants with a woody stem, इसकी लकड़ी जैसी स्टेम होती है, and several branches, और बहुत सारी डालियां भी होती हैं। These plants have a hard, flexible and strong root system. इसकी जो रूट सिस्टम है वो हार्ड होती है, फ्लेक्सिबल होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, नाउ अब कौन कौन से क्वेश्चन पूछ के हम कंफर्म कर सकते हैं कि कोई भी प्लांट श्रब है या नहीं? सो वेदर द हाइट ऑफ द प्लांट इज टॉल, मीडियम और शॉर्ट, हमने देखा मीडियम साइज होता है इसका, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या गुड़हल के फूल का जो हाइट है वो टॉल है, मीडियम है या शॉर्ट है। या पूछ सकते हैं कि इसकी जो स्टेम है ग्रीन है या ब्राउन है, टेंडर है या हार्ड है, टेंडर मतलब नाजुक है या हार्ड है, थिक है या थिन है। ठीक, फिर हम इसके ब्रांचेस के बारे में पूछ सकते हैं, वेदर द ब्रांचेस आर क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अपॉन वेकेशन के लिए कि ये श्रब कैटेगरी में आता है कि नहीं। तो सबसे पहले आंसर में हम लिखेंगे श्रब क्या होता है। श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स विद अ वुडी स्टेम, इसकी लकड़ी जैसी स्टेम होती है, एंड सेवरल ब्रांचेस, और बहुत सारी डालियां भी होती हैं। दीज प्लांट्स हैव अ हार्ड, फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम, इसकी जो रूट सिस्टम है वो हार्ड होती है, फ्लेक्सिबल होती है और स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, नाउ अब कौन कौन से क्वेश्चन पूछ के हम कंफर्म कर सकते हैं कि कोई भी प्लांट श्रब है या नहीं? सो वेदर द हाइट ऑफ द प्लांट इज टॉल, मीडियम और शॉर्ट,
हमने देखा मीडियम साइज होता है इसका, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या गुड़हल के फूल का जो हाइट है वो टॉल है, मीडियम है या शॉर्ट है। या पूछ सकते हैं कि इसकी जो स्टेम है ग्रीन है या ब्राउन है, टेंडर है या हार्ड है, टेंडर मतलब नाजुक है या हार्ड है, थिक है या थिन है। ठीक। फिर हम इसके ब्रांचेस के बारे में पूछ सकते हैं, वेदर द ब्रांचेस आर क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अपॉन द स्टेम। ब्रांचेस जमीन के पास ही उग रही हैं या ऊपर तने पे उग रही है। तो ये सब क्वेश्चन करके कोई भी कंफर्म कर सकता है कि श्रब है या कौन सा कैटेगरी का प्लांट है। ओके। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल फाइंड आउट एग्जांपल ऑफ दीज प्लांट्स फॉर ईच ग्रुप। हमें यहाँ पर एग्जांपल देना है, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उस बेसिस पे, और नीचे दो क्वेश्चन भी है वो भी सॉल्व करने हैं। सो ग्रुप ए में दिया है टाइप्स ऑफ सीड, इसके डाइकॉट है, यानी दो कॉटिलिडन है इसमें ना, डाइकॉटिलिडन है। सो टाइप ऑफ फ्रूट्स क्या है, टैप रूट। अब बताने इसके एग्जांपल, तो एप्पल और बीन्स ऐसे हैं जिनमें टैप रूट होता है और इनकी जो सीड्स होती हैं वो डाइकॉट होते हैं। ओके। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट अदर सिमिलैरिटीज डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए हैव। ये जो डाइकॉट है इनमें और क्या सिमिलैरिटीज होती हैं। तो हमने देखा था कि जो भी डाइकॉट होते हैं उनके रूट्स टैप रूट होती हैं, एंड लीव्स इन डाइकोट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन, लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। ओके। बी कैटेगरी में मोनोकॉट, यानी एक कॉटिलिडन है। ठीक। और इसकी रूट्स कैसी होती है, फाइब्रस। सो कॉर्न और व्हीट इसके एग्जांपल हो गए। क्वेश्चन है, व्हाट अदर सिमिलैरिटीज डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी हैव। अब इस कैटेगरी के प्लांट में क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, तो इनकी जो लीव्स है मोनोकॉट की, दे हैव पैरेलल वेनेशन। ये सब हम पहले रीड कर चुके हैं, प्लीज गो थ्रू द वीडियोस, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, राइट। नाउ नेक्स्ट, ऑब्जर्व द लेबल पार्ट ऑफ अ डक इन द पिक्चर गिवन बिलो। हमें यहाँ पर डक की एक पिक्चर दी गई है, जो भी लेबल किया गया है, नाम लिखा गया है, वो देखना है हमें ध्यान से। तो देखिए इसके पंजों के पास लिखा है वेब्ड फीट। इसके जो पंजे होते हैं वो वेब्ड यानी जाल जैसे होते हैं। ठीक है। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन द फीट ऑफ डक कंपेयर टू अदर बर्ड्स। यहाँ देखो दूसरी बर्ड दी हुई है पिजन, है ना। तो इससे और डक के फीट में क्या डिफरेंस है वो आपको ऑब्जर्व करना है। विच एक्टिविटी वुड द डक बी एबल टू परफॉर्म यूजिंग दिस पार्ट। अब ये इस तरीके के फीट यूज करके डक क्या एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं। तो देखिए डक के फीट है इस तरीके से दिखते हैं और ये तैरती है ना। सो डक हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम। इनको ये जो फीट है तैरने में मदद करती है। क्यों? क्योंकि वेब्ड फीट एक्ट लाइक ओर्स ऑफ अ बोट विच हेल्प्स देम इन स्विमिंग। ये देखिए बोट की जो पतवार होती है ना, इसको ओर्स बोलते हैं। इस तरीके से इनके पंजे होते हैं, तो बोट चलाने में ये कितनी हेल्पफुल होती है। ऐसे ही पानी को पीछे की तरफ धकेलने में डक के जो पंजे हैं वो बहुत हेल्प करते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर लर्निंग फर्दर, कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं। क्वेश्चन आंसर तो अभी तक हमने कर लिए हैं, अभी कुछ एक्टिविटीज हैं, फटाफट देख लेते हैं। पहला है, रीड अबाउट वन इंडियन साइंटिस्ट और अ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट who is working towards protection of India's biodiversity. Prepare a brief report. हमें किसी भी साइंटिस्ट के बारे में जो हमारे कंट्री में बायोडाइवर्सिटी के लिए वर्क कर रहे हैं उनके बारे में बताना है। तो मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है उमा रामकृष्णन का। उमा इज अ कंजर्वेशनिस्ट हु ट्रैक द पॉपुलेशन एंड सर्वाइवल ऑफ टाइगर। शी इज नोन फॉर एस्टिमेटिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड नंबर्स ऑफ टाइगर्स इन आवर नेशनल पार्क। वो एक कंजर्वेशनिस्ट है और वो टाइगर्स की पॉपुलेशन को काउंट करना, उनका रिकॉर्ड रखना, इन सब के लिए वर्क करती हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट, एक्सप्लोर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिव्या मुदप्पा, उषा Tachunga, Ghazala Shahabuddin, Nandini Velho, then Vidya Atharya, Uma Ramakrishnan, and Divya Karnad towards biodiversity in India. Prepare a report of the work done by any three of them. तो इनमें से किसी तीन के ऊपर आपको रिपोर्ट रेडी करनी है कि इन लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या किया है। तो इस बेसिस पे आपको किन्हीं तीन पर्सन के लिए इनमें से रिपोर्ट तैयार करनी है, या कुछ भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने उमा रामकृष्णन के बारे में तो पिछली स्लाइड में ही देखा। अब मैं यहाँ तीन और बता देती हूँ। दिव्या मुदप्पा, सो शी इज एन एक्सपर्ट ऑन हॉर्नबिल्स। हॉर्नबिल्स इस तरीके की बर्ड होती है। एंड स्मॉल कार्निवोर्स, कार्निवोर्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जो कीड़े मकोड़े खाते हैं या फिर दूसरे जानवरों को खाते हैं। हु हैज स्टडीड द रेयर ब्राउन पाम सिवेट, यहाँ देख सकते हैं इसको हम बोलते हैं ब्राउन पाम सिवेट इन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट रीजन है साउथ इंडिया में, तो वहां पर इनकी जो पॉपुलेशन है उसके बारे में इन्होंने वर्क किया है दिव्या मुदप्पा ने। तो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम तीन लोगों के बारे में लिखेंगे। फिर है विद्या अथरिया, अ लेपर्ड स्पेशलिस्ट हु हैज वर्कड एक्सटेंसिवली टू स्टडी एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेपर्ड्स एंड पीपल। जो लेपर्ड्स हैं, तेंदुए होते हैं, इनके बीच में और ह्यूमन बीइंग के बीच में जब तेंदुए आ जाते हैं आसपास के रीजन में, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, किस तरीके से इनकी पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचा है। तो इसके लिए विद्या अतरिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। देन नेक्स्ट इज नंदिनी वेल्हो।
ठीक है, तो a biologist who has been working exhaustively to involve communities in conservation in the northeast, efficiently blending science with communication and design. So ये लोगों को नॉर्थ ईस्ट रीजन में प्रेरित करती हैं कि कैसे वो अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं. So ये तीन इंफॉर्मेशन हमने देख ली. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेबल द प्लांट्स इन योर स्कूल with their local names with the help of your teacher or the gardener. List them in your note. इसमें क्या करना है आपको आपको अपने टीचर या गार्डनर की हेल्प से कुछ प्लांट्स को ऑब्जर्व करना है और उनकी इमेजेस इस तरीके से कट करके और आप नाम लिखेंगे, लेकिन नाम लोकल नेम्स लिखने हैं. जैसे मेज लिखा है यहाँ, तो आप मकई भी लिख सकते हैं, कहीं मक्का बोलते हैं, भुट्टा बोलते हैं ना, वीट गेहूं बोलते हैं, तो जो भी नाम आपके एरिया में बोला जाता है वो आपको लिखना है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन है with the help of your teacher plan a field visit or a nature walk. Record your observation. Prepare a class biodiversity register by consolidating the observations and notes of all the students taken during the field visit or nature walk. So ये चैप्टर के स्टार्ट में ही पार्ट 1 में ही हमने देखा था कि कैसे बच्चे विजिट करने जा रहे हैं नेचर को अपनी टीचर के साथ. तो आपको भी ऐसा एक प्लान करना है विजिट, जो कि पहले भी हम एक्टिविटीज में कर चुके हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे सभी स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा करके और फिर एक रजिस्टर रेडी करना है. तो ये एक्टिविटी आपको क्लास में कराई जाएगी. ओके. नाउ next, find out about Project Tiger and other similar projects initiated in India to protect our biodiversity. Prepare a presentation for your class. हमें प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में और ऐसे ही जो प्रोजेक्ट हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किए उनके बारे में बात करनी है. तो प्रोजेक्ट टाइगर एक इनिशिएटिव है, मतलब एक शुरुआत है जो गवर्नमेंट ने 1973 में रॉयल बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए शुरुआत की थी. ऐसे ही एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट. ये 1991-92 में लॉन्च हुई थी ये स्कीम टू प्रोटेक्ट एनिमल्स देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर्स. तो एनिमल्स के घर को यानी हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए और जो एनिमल और मैन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको भी रिजॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है. ओके. सो इस तरीके के और भी प्रोजेक्ट है, मैंने यहाँ पर आपको 2 एग्जांपल दिया है. नेक्स्ट है डिवाइड योर क्लास इनटू ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट्स ईच. आपको 6 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाने हैं. इनिशिएट अ डिस्कशन इन द क्लास ऑन हाउ यू कैन प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी अराउंड यू. और आपको डिस्कस करना है कि आप अपने आसपास की बायोडाइवर्सिटी यानी एनिमल और प्लांट लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो. प्रिपेयर अ ग्रुप वाइज रिपोर्ट दैट इंक्लूड सजेशन गिवन बाय मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप. फिर आपको सारे सजेशन मिला के एक जगह पे डिस्कशन करना है. तो मैं कुछ पॉइंट्स दे देती हूँ कि हाउ कैन वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, क्या क्या कर सकते हैं. प्रिवेंटिंग द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पेड़ कम से कम काटने चाहिए. पुटिंग अ बैन ऑन हंटिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों के शिकार पे बैन लगना चाहिए. एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो भी प्राकृतिक संसाधन हमें मिलते हैं उनको एफिशिएंट तरीके से यूज करना है. ऐसा नहीं कि फ्री में मिल रहा है तो उसको कितना भी खर्च कर लो और आगे आने वाली जनरेशन के लिए ना सोचो. राइट. प्रोटेक्टेड एरिया शुड बी डेवलप्ड फॉर एनिमल्स वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड. और जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मैंने पहले पार्ट्स में बताया है, उस तरीके के एरियाज को प्रोटेक्ट कर देना चाहिए कि जो उस एरिया में एनिमल्स और प्लांट्स की लाइफ है उनको प्रोटेक्शन मिल सके. राइट. फिर है इंटरैक्ट विद योर एल्डर्स इन योर फैमिली और नेबरहुड टू फाइंड आउट वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट दे सी नाउ बट वर नॉट सीन अर्लियर एंड वाइस वर्सा. Collect pictures of these plants and animals and paste them in scrapbook. Find out more about them from your teacher. ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी पार्ट में कर चुके हैं. जैसे कि आप अपने बड़ों से पूछेंगे कि ऐसे कौन से प्लांट्स या एनिमल्स हैं जो आप पहले देखते थे और अब आपको नहीं दिखते हैं, या फिर कौन से ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो आप पहले नहीं देखते थे लेकिन अब आपको दिखते हैं. राइट. तो और उनकी फिर इमेजेस कलेक्ट करके आपको स्क्रैप बुक में या कॉपी बुक बनानी है जिसमें पेस्ट करना है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है. एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि देयर आर सेवरल animals and birds that have become rare or extinct over time due to various factors such as habitat loss, climate change, hunting and pollution. इन सब कारणों से जैसे उनका हैबिटेट नुकसान हो गया या क्लाइमेट चेंज हो रहा है अब धीरे धीरे, हंटिंग की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे एनिमल्स या बर्ड्स ऐसे हैं जो पहले थे लेकिन अब एक्सटिंक्ट हो गए यानी खत्म हो गए, अब देखने को नहीं मिलते हैं, या फिर रेयर हो गए. रेयर मतलब कि बहुत कम दिखाई देते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर ये डोडो बर्ड है. ये आइलैंड ऑफ मॉरिशस में ये पाई जाती थी, अब ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब ये बर्ड्स अब देखने को नहीं मिलती हैं. ओके. सो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप पता करके और लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, so with this we are done with chapter number 2 diversity in living world. इसमें हमने पूरा चैप्टर कवर किया.